श्रोताओं, आज हम एक ऐसे पक्ष को लेके आप सबके सामने हाजिर हैं जो हम सबकी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने शहर के इर्द गिर्द कूड़े के ढेरों से हम सब परेशान हैं, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी जीवन शैली को जरूर अपना सकते हैं जहां पर उस वेस्टेज को हम कम कर सकें। उद्देश्य यही है कि वो सेंस हमारे पास किस तरह प्रिवेल करे, उन सब बिंदुओं पर आज हम एक परिचर्चा कर रहे हैं। और इस परिचर्चा में जो हमारे साथ मेहमान हमारे स्टूडियो में आज जुड़े हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं केसी जैन साहब, जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, पर्यावरण के सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने लेख लिखते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जनहित याचिकाएं ये लगा चुके हैं और उनके निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकहित में दिए हैं। हमारे साथ आज की परिचर्चा में हैं राजीव सक्सेना साहब। राजीव सक्सेना साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे रिपोर्टिंग्स इन्होंने पर्यावरण के मुद्दों पर किए हैं। हमारे साथ हैं आनंद राय साहब। राय साहब एक एनजीओ चलाते हैं, राइजिंग इंडिया, और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। राय साहब ने नासा में भी कुछ अरसे तक काम किया है, तो वहाँ का जो इनका अनुभव है यूरोप का और अमेरिका का, और यहाँ की जो हमारी जीवन शैली है उसके साथ उसके जो कंपैरिजन है उस पर भी शायद वो प्रकाश डाल पाएंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश चंद्र धाकड़, जो समाज से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं केसी जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन सर, शून्य अपशिष्ट जीवन शैली, इसको हमारे श्रोता समझें किस तौर पे? देखिए, बहुत प्रासंगिक विषय है जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। आज सफाई स्वच्छता हमारे जीवन से, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विषय है। इसे हम अपने जीवन से किसी भी रूप में निकाल नहीं सकते हैं। सदैव हमने प्रकृति का रिस्पेक्ट किया है, प्रकृति के प्रति हमने अपना समर्पण दिखाया है, लेकिन आज जिस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं वहां पर अनेक चुनौतियां हैं स्वच्छता को लेकर। कैसे हम एक स्वच्छ वातावरण अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रश्न है। हम जो भी कुछ करते हैं कुछ वेस्ट जनरेट होता है, चाहे हम खाना पकाते हैं, चाहे हम अपने व्हीकल का यूज करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्री चलाते हैं जी। तो जो वेस्ट जनरेशन है उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे मैनेज करें कि वो वेस्ट अनमैनेजेबल ना हो और अनएड्रेस्ड ना रह जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जो अवधारणा है कि जो भी वेस्ट जनरेट करें उसको हम बोझ न बनाएं पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, और उसको हम प्रॉपरली उसका डिस्पोजल इंश्योर करें ताकि वो सोर्स पर ही यथासंभव मैनेज हो सके जी। तो मैं तो इस अवधारणा को मानता हूं कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय है जो सभी के द्वारा चिंता और सभी के द्वारा विचारणीय है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सभी के द्वारा विचारणीय है। हिंदुस्तान गांवों का देश कहा जाता है, 70% लोग गांव में रहते हैं, और आज जब हम शहर में पलायन कर रहे हैं, शहरों में जाके बस रहे हैं, नए नए शहर बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा जैन साहब ने जैसे कहा कि हमको इसको समझने की जरूरत है, तो वो समझ हमें आए कैसे, वो क्या क्या चीजें हैं राजीव साहब कि हम उन पे विचार करें, अपने रोजमर्रा की जीवन शैली में लाएं, जहां हम इन चीजों को अरेस्ट कर पाएं। जो आप कह रहे हैं शहर और गांव, अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, इसलिए ज्यादा अंतर नहीं रहा है। तमाम हैबिट्स जो शहर में थी अब गांव में भी पहुंच गई। बिल्कुल। पहले गांव का जो आप कूड़ा वगैरह कहते हैं वो एक खाद के गड्ढे तक सीमित था। ज्यादातर उसमें ऐसी चीजें होती थी जो स्वतः ही गल जाया करती थी एक फसल के बाद, और खुली पंचायत में तय हो जाता था कि जिस पे की सबसे कम आमदनी या छोटी खेती हो उसे वो निःशुल्क दे देते थे जी। और बाकी लोग पैसे दे के ले जाते थे। कंपोस्टिंग का भी सिस्टम था, तमाम सिस्टम था। अब खाद का गड्ढा जो है वो बेकार हो, इसमें वो चीजें डलने लगी, उसमें खाद नहीं बन पाती है, कंपोस्टिंग नहीं हो पाती है। आप आश्चर्य करेंगे, आप शहर के लिए लीजिए, खंदौली में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आलू होता है,
तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो खाद की जरूरत होती थी तो नगला रामबल जो हमारा पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड था वहां से तमाम लोग ले जाते थे। जी जी। फिर धीरे धीरे दूसरे विकल्प आ गए और ये कूड़ा जो है खाद के अनुपयुक्त हो गया। तो देखिए इंडिया का एक समय का अपना सबसे बड़ा नगला रामबल कूड़े का ढेर था दिल्ली से पहले है। तो अब ये तो कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, हमें पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में और पैकेजिंग मटेरियल के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेन कॉज यही है। और साथ में पॉलीथिन के उत्पादन से जो लाभ रेवेन्यू वगैरह के टाइप के होते हैं उनका मोह गवर्नमेंटों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो रेवेन्यू की बात आई, आर्थिक पक्ष तो हैं, हर चीज के हैं। सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ इसीलिए चल रही हैं कि हमें कहीं से आर्थिक बल मिले जी। लेकिन आर्थिक पैमाने को छोड़ दें, उसको साइड लाइन करके हमारे कुछ सामाजिक और नैतिक पक्ष भी हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ आर्थिक मुद्दों पे सीमित रह के हम शायद इसको एड्रेस न कर पाए। मैं आना चाहूंगा महेश जी आपके पास। हमारा सांस्कृतिक पक्ष है, उसको भी कहीं न कहीं इससे जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जीवन शैली हुआ करता था गांवों का, शायद उसमें ये चीजें समाहित थीं हमारी नैतिक शिक्षा के रूप में, अपब्रिंगिंग में, या तौर तरीके थे, हमारे जो कस्टम्स थे उनमें भी ये चीजें परिलक्षित होती थीं। तो क्या वो उनमें बदलाव आया है? और अगर बदलाव आया है तो उसको हमें पाटना कैसे है आज? देखिए, मैं आपको एक पक्ष इसका बताता हूँ। जो हमारी परंपराएं रही हैं, जो हमारी लोक संस्कृति रही है, उसमें तमाम ऐसी परंपराएं भी हैं जिनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो हमारी जीवन शैली को बहुत ही वैज्ञानिक बनाती थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी भी गाँव में और खासतौर से शहरों में उन परिवारों में और उन समाजों में जो गाँव से ताल्लुक कभी रखा करते थे, एक घूरा पूजन की एक परंपरा है। यानी कि जब शादी होती है तो दूल्हा घूरे को पूजने के लिए जाता है और महिलाएं उसमें एक गीत गाते हुए, लोकगीत है जिसे गाते हुए जाती हैं। अब घूरे तो शहरों में रहे नहीं, तो वो जहाँ कूड़ादान होता है वहां पर वो बाकायदा पूजने अभी भी जाता है। और मैंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं कि कूड़े के ढेर के पास एक दूल्हा बैठा हुआ और वो पूजा कर रहा है। हालांकि ये कूड़े की पूजा नहीं होती थी, ये घूरे की पूजा होती थी। यानी वो घूरा जो कि खेतों के लिए खाद बनता था, यानी जिसका निस्तारण ठीक ढंग से हो सके, उस चीज को घूरे पर डाल दिया जाता था और वो घूरा एक फसल के लिए पूरी खाद तैयार कर देता था और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता था। उसमें एक शिक्षा ये जुड़ी थी कि जो दूल्हा एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है अपनी पत्नी के साथ में आने वाले कल में, उसको इसकी महत्ता का ज्ञान कराना कि भाई आपके आने वाले जीवन में जब आप अपना परिवार चलाएंगे तो इसका भी आपको ध्यान रखना पर्यावरण का, कि किस तरीके से आपका जो अपशिष्ट है उसका निस्तारण भलीभांति ढंग से हो सके। तो हमारे यहाँ संस्कृति में और परंपराओं में इन चीजों का बड़ा महत्व रहा। और ये अलग बात है कि फिर आगे चल के एक और मैं आपको बताऊं, हमारे परिवारों में छोटी छोटी बगिया हुआ करती थी। तो हमारी जितनी भी किचन से जो वेस्ट निकलता था उसको या तो गाय के लिए बाहर रख दिया जाता था तो गाय उसको खा जाया करती थी, या जिनके घरों में पशु पलते थे, जो पालते थे, वो खा लेते थे। वरना उसको जो उसका निस्तारण था, मैंने खूब देखा कि वो उन पौधों में कर दिया जाता था जिन पौधों में उसकी खाद बन जाया करती थी। तो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस था जो कि अब जो शहरीकरण के बाद जब लोग पढ़े लिखे हो गए तो शायद इसको दकियानूसी कह लीजिए या आउटडेटेड मान लिया गया और वो चीजें खत्म हो गई। जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि दकियानूसी, अब हमें वो विचार लगने लगे जो हमारी परंपराओं में थे। जी, आपने स्वच्छ भारत अभियान को राय साहब बहुत करीब से जिया है, लेकिन आजकल तो ऐसी जीवन शैली है जिसमें कई तरह के वेस्टेज हैं। मेडिकल वेस्टेज का अलग समस्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज का अलग समस्या है। हमारी नदियां अगर हम देखते हैं तो वो प्रदूषित हैं। हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है क्योंकि इंडस्ट्रीज आजकल इतनी आ गई हैं। आजकल पीने का पानी स्वच्छ वो भी मुहैया नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो भी प्रदूषित है। तो ऐसे में जो इतने सारे प्रदूषण के जो एजेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमारी जो जीवन शैली हो गई है जिस तरह की, उसमें क्या हमारे लिए इन चीजों पर गौर करने के लिए समय है? और ये जो सेंस कि मेडिकल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट या घर का वेस्ट या खाने के बाद जो वेस्ट निकलता है, पानी जो हम यूज करते हैं उसमें कहीं अपशिष्ट न मिले, तो उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए? ये स्वच्छ भारत जैसे मिशन जो है लोगों तक बेहतर जागरूकता और समझ दे पाए, उसके लिए क्या प्रयास करने की आवश्यकता है?
मैंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए एज कन्वीनर और ब्रांड एम्बेसडर वर्क किया है जी। और उससे कुछ 6 महीने पहले हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन इंडिया राइजिंग शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ही अवेयरनेस था कूड़े के बारे में, गंदगी के बारे में। तो 6 महीने बाद प्रधानमंत्री जी ये अभियान लेकर आए, तो सबसे ज्यादा खुशी हम ही लोगों को हुई थी कि हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा और देश में बदलाव आएगा। और फिर ये सरकार आई तो एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला गवर्नमेंट मशीनरी में और लोगों के एटीट्यूड में। तमाम जागरूकता सरकार भी कर रही है और एनजीओज कर रहे हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ 10-11 साल के बाद जो पहले स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बदलाव आया है जी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अभी इस पर और एक मजबूती से लड़ने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। समाज जो है किसी भी मामले में बहुत धीरे बदलता है, परिवर्तन जो है बहुत समय लेता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मैन टू मैन, डोर टू डोर अगर इस बात को समझाएं लोगों को, हेल्थ से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, और सौंदर्य भी बहुत बिगाड़ देता है हमारे शहर का एक कूड़ा, तो बात और बेहतर हो सकती है। जी जैन साहब, जैसा कि राय साहब बता रहे हैं कि बात बहुत बेहतर हो सकती है कि अगर वो सबके पास वो सेंस आ जाए। अब चूंकि सरकारें प्रयास करती हैं, कुछ संस्थाएं प्रयास करती हैं, लेकिन वो शायद प्रयास अधूरे या नाकाफी लगते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हम विकासशील हैं, तो विकसित होंगे तो हमारी जरूरतें जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी, उनमें बढ़ोतरी बहुत जायज सी बात है। तो ऐसे में क्या ये जो रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, ये कंसेप्ट जो चलते हैं, क्या ये काफी हैं? देखिए, इस विषय को जब तक हम इमोशनली एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक बात अधूरी रहेगी। जब तक हम लोगों को ये कन्विंस नहीं करेंगे कि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ये आपके ओल्ड माता पिता जिनकी आयु अब कम रह गई है, संध्या काल में है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये उनके बेटी बेटे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है जी। क्यों? क्योंकि चारों ओर गंदगी होगी, आप बीमार होंगे। जब वायु प्रदूषित होगी तो आपकी आयु कम हो रही है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। केवल हमारे कहने से कि वो सुधरे, क्योंकि कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो पुरानी आदतें जल्दी बदलती नहीं है। हमारे को स्वच्छता के बारे में पिछले कई दशकों में हमने कभी सोचा ही नहीं जी। जब मोदी जी आए और मोदी जी ने झाड़ू उठाई, योगी जी आगरा में आए, ताजमहल के पास में उन्होंने झाड़ू लगाई, तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व का संदेश गया तो लोगों के मन में कुछ विचार बदला। लेकिन आदतें बदलती नहीं है। जब तक हम उसे इमोशनली एड्रेस नहीं करेंगे तो केवल कानून बनाए हुआ है, चाहे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 है, जिन्हें अमेंड कर 2016 के अंदर और स्ट्रिक्ट कर दिया, रूरल एरियाज में भी लगा दिया, मैंडेटरी भी कर दिया, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन फिर भी चीजें तब्दील नहीं हो रही है। सही दिशा में तो जा रही है, लेकिन जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो हमें जागृति उत्पन्न जरूर करनी है, और ये बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, कम्युनिटी लेवल पर और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो हमें हर सेक्शन में जो लोग मार्जिनलाइज सोसाइटी के हैं, सेक्शन के हैं, उन तक भी बात पहुंचानी है कि उनके स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। इलिटरेसी है, अशिक्षा है, लोगों में इतना समय नहीं है, उन्हें रोटी रोजी की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हमें प्रयास बनाए रखने हैं। ये समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई तो एक दिन में ओवरनाइट जाएगी भी नहीं जी। लेकिन हमारे निरंतर सही दिशा में प्रयास होंगे, और जो रोल मॉडल है सोसाइटी के, वो आगे बढ़कर इस बात में भागीदार बनेंगे इस अभियान का, तो संदेश गहरा जाएगा, दूर तक जाएगा। और आज टेक्नोलॉजी के यूज में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हम अपनी बात शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से, प्रेरक संदेशों के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से इस वेस्ट मैनेजमेंट के अभाव में किस तरह से लोग बीमार हो गए, किस तरह कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, किस तरह से और प्रॉब्लम्स को और समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन देकर भी हम उन लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन स्कूल एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम संदेश पूरे समाज के अंदर दे सकते हैं जी। देखिए, डर नहीं पैदा होता है जब तक कुछ नहीं होता है। तो जब तक उन्हें ये नहीं होगा कि तुम्हारी एज को, तुम्हारी हेल्थ को, सबको अफेक्ट करेगा, जब तक लोग स्वेच्छा से जल्दी से नहीं आएंगे। स्वेच्छा से तो युवा पीढ़ी और बच्चे ही शायद मेन स्ट्रीम में आ जाएं, लेकिन बड़े लोगों को तो हमें डराना भी पड़ेगा जी। कि ये उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
बड़े लोगों को प्रभावित कर रहा है ये तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं या आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो शायद इसकी संजीदगी को उतना महसूस न कर पा रहे। मैं आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं करता हूं। मुझे तो लगता है कि बच्चों के अंदर जो अब इस समय जो मैसेज जा रहा है, वो लोग बच्चे भी संवेदनशील हैं जी, लेकिन जो 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स ओल्ड जनरेशन और बुजुर्ग है, यद्यपि उन्होंने सफाई का महत्व समझा था, लेकिन उनकी आदत में शुमार नहीं है। आजकल की जो जीवन शैली है शायद उनसे वो मेल नहीं खाती और वो उन प्रैक्टिसेस को शायद अपने डेली प्रैक्टिसेस में शायद नहीं ले पाते। ये बात ठीक है कि आज की डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो वेस्ट जनरेट कर रही है, लेकिन वेस्ट जनरेट करना एक बात है, लेकिन वेस्ट को हमें किस तरीके से मैनेज करना है ये इंपॉर्टेंट बात है। जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट है, चाहे वो घर किचन वेस्ट हो, चाहे आपके पैकिंग का वेस्टेज हो, चाहे हॉर्टिकल्चर वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वाटर का वेस्ट हो, आरओ लगाते हैं पानी निकलता है, तो इन सब वेस्टेज को लिए हमें स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हर चीज के लिए रखनी पड़ेगी। अब आपके यहाँ से प्लास्टिक कोई लकड़ी का निकलता है, अब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, तो हर वेस्ट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमें उसको समझना चाहिए। और सेग्रीगेशन जो बात है इंपॉर्टेंट, कि सेग्रीगेशन एट दी सोर्स होना चाहिए। जब वो सोर्स पे सेग्रीगेशन होगा तो फिर उसको मैनेज करना आसान होगा। लेकिन यदि आपने सारे डिफरेंट टाइप के वेस्ट को एक कर दिया तो उसको डील करना बहुत मुश्किल होगा। आगरा में बहुत अच्छा काम कर रही है नगर निगम, जो लेगेसी वेस्ट है ऑलमोस्ट ट्रीट हो गया है। अब वेस्ट लेगेसी वेस्ट के पहाड़ नहीं बन रहे हैं जी, लेकिन सोर्स पे जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हम एक अपने स्वच्छ शहर को नहीं बना सकेंगे। सरकार ने राजीव साहब एक अभियान चलाया था जिसमें नगर निगम की बहुत सारी जो वर्कर्स हैं वो घर से कूड़ा आजकल पिकअप करते हैं और महिलाओं को घर में ये बताया जाता है कि भाई आपको कूड़े को सेग्रीगेट करके रखना है। तो इस तरह से उनको बताया जाता है कि आप जहां घर से प्रोड्यूस हो रहा है वेस्टेज उसको वहीं सेग्रीगेट करें। आजकल बड़े कंसेप्ट चलते हैं कॉलोनीज, उनमें भी रिसाइकलिंग का, वाटर रिचार्जिंग का, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किए जाते हैं। लेकिन बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जैन साहब ने जैसे कहा कि अवेयर हैं, नई पीढ़ी है, वो उनमें सेंस तो है, लेकिन शायद वो चीजें प्रैक्टिस में नहीं है। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार के जो एजेंसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का कहीं इश्यूज हैं, या गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं, कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कुछ दिक्कतें हैं, या हम ही शायद उसको उतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं? देखिए, रूल्स 2000 सफाई के जो बने थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले, वो बड़े इम्पोर्टेंट थे जी। और मेरे ख्याल से 2000 से लेके 2024 तक इस शहर ने जो चीजें देखी उनमें खत्ता घर से लैंडफिल साइट तक का सफर हम लोगों ने वेस्ट डिस्पोजल के लिए तय किया जी। और इसमें कहीं ना कहीं तो कमी रही है। मैं पिन पॉइंट पे आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ कि एक तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सेंटर नहीं बने जो बनने चाहिए थे जी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई, इंडस्ट्रीज पे जुर्माने हो गए, पर कम्युनिटी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सेंटर नहीं बने। उसका असर ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं तो डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। चांदी का काम होता है, सोने का काम होता है, मेटल के और काम होते हैं जिसमें डिस्पोजल होते हैं। जब प्रॉपर जगह ही नहीं है तो फिर अपने बूते पे कोई चला नहीं सकता, अफोर्डेबल नहीं है। ये कम्युनिटी लेवल पे था, जिन डिपार्टमेंट्स को करना था पता नहीं उसमें पैसा आने के बावजूद ये नहीं हो पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो सीवर और वेस्ट वाटर डिस्पोजल है हमारे देश में लुटियन जोन बनने के साथ शुरू हो गया था जी। हिंदुस्तान में पहला जो डिस्पोजल सिस्टम था वो सॉल्ट लेक सिटी कैलकाटा में बना। उसमें सीवर का पानी अलग जाता था, रीयूज लाइक पानी अलग जाता था, रीयूज होने लगा। बाद में शायद अहमदाबाद में भी ये सिस्टम हुआ, पर जो बाद में जो रूल्स बने वो बड़े अजीब गरीब बने। उनमें सीवर और वेस्ट वाटर या स्टॉर्म वाटर के लिए या कलर्ड वाटर के लिए अलग अलग डिस्पोजल की लाइन नहीं बनाई गई और सब के सब लाके एसटीपीज में डाल दिए गए। अब जब इतना बड़ा टिपिकल कैरेक्टर हो जाएगा, कॉकटेल जाएगी, तो वो काम नहीं करने वाली थी। हमारे यहाँ जितने भी एसटीपीज बनाए गए वो जिन्हें हिंदी भाषा में आप मल मूत्र उत्प्रवाह के उपचार के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से बनाए गए। अब उसी में आपका नाली का पानी भी जाने लगा, वर्षा का पानी जाने लगा, तो वो अंडर जी, अब वो अंडर कैपेसिटी हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और जो उनका आउटलेट हुआ वो नदी में जाने लगा और कागजी तौर पर कहा जाने लगा ये ट्रीटेड है, जबकि ट्रीटेड है नहीं। तो हमारी पूरी नदी आप समझ लीजिए नोएडा से लेके आगरा तक यमुना,
पूरी की पूरी जो पॉल्यूटेड है उसका एक कारण ये है कि नाले का और इस सब का स्टॉर्म वाटर का अलग ट्रीटमेंट का सिस्टम है, वो नहीं हुआ। सब दोनों को मिला दिए, इसमें योजना बनाने वालों ने पैसे बचाए या जाने क्या दूरदर्शिता करी, तो वो सीवर के पानी से मिक्स्ड होने लगे और सीवर का पानी सेमी ट्रीटमेंट कंडीशन में नदी में आने लगा। जब गंदगी जाएगी तो उसमें तो यही जाएगा। तो हमें दोबारा से एक जो ओरिजिनल पेपर्स हैं देखना चाहिए, और लुटियन जोन के जो ओरिजिनल सिस्टम था जिसमें कि जो वेस्ट वाटर था उससे इंडिया गेट के लॉन सींचे जाते थे, प्रेसिडेंट हाउस सींचा जाता था, उसके बारे में स्टडी करके और अपने में सुधार करना चाहिए। कई चीजें हमारी प्रैक्टिस में अच्छी थी, वो खराब हो गई, हमारी अदूरदर्शिता से होती। आज तक एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नहीं ला पाए कि ये स्ट्रॉम वाटर है, कलर्ड वाटर है, इसके डिस्पोजल के लिए आप अलग सिस्टम करिए, दोनों को अलग अलग ले आइए। आप घर का पानी नाली में डालते, घर का अगर आप सीधा आप डिस्पोजल नाली में डालते हैं तो जुर्माना है, प्रोविजन है मौजूदा एक्ट में ही, पर इस एक्ट को आगे बढ़ाने का काम भी होना चाहिए। ये हमारी नदियों के प्रदूषण का कारण है, और कम्युनिटी ईटीपी ना होना ये हमारी इंडस्ट्री के शट डाउन होने का रीजन है। जुर्माने होते हैं, देते हैं, और वो प्रैक्टिसें चलती हैं हमारे यहाँ। तो चेन वेन जाने कितनी इंडस्ट्री हैं वो चल रही हैं, क्योंकि और इतना उनमें मुनाफा है नहीं कि वो चला पाए। नहीं, कम्युनिटी अगर सिस्टम होगा तो एफोर्डेबल होगा, उसे ले जा सकेंगे और ये संप बना के डिस्पोजल के लिए ले जा सकेंगे। ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए, मेन ये है। और जहां तक घर के कूड़े का सवाल है, सेग्रीगेशन का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है जी। पर हमारी इंडियन किचन्स के बारे में भी सोचना चाहिए, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। हमें सोचना चाहिए रिड्यूस कैसे किया जाए इसका। हमारा ये जो खरीद फरोख्त में पैकेज वाले, उसको अनावश्यक नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें खाद्य सुरक्षा कानून अपमिश्रण है, उसमें बहुत चेकिंग करनी चाहिए। कोई गलत सामान बेच रहा है, पर ये नहीं करना चाहिए कि आप पैकेजिंग ही बेचेंगे, है ये एसेंशियलिटी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज आप तोल सकते हैं, तो आपको लूज पैकिंग दूसरे तरीके की करनी चाहिए। अब आप ऐसी चीजों का ही पैकिंग में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है 100 गुना इकट्ठी होगी, कम होगी तो कम। और वैसे जो रिसर्च चल रही है उनमें स्पीडली तेजी लानी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी करानी चाहिए कि हमें ये जो डिस्पोजेबल मैटर है इसको कैसे तेजी से डिस्पोज किया जाए। अब देखिए ना, इतना बड़ा संगम पर्व हुआ है, उसमें जरा सी मेहनत की गई तो वेस्ट अभी भी हुआ है, पर मेरे ख्याल से वो 90% कम हुआ है जी। वरना तो पूरा ही इतने 10-15 करोड़ या 40-50 करोड़ आदमी आ जाएं तो मेरे ख्याल से तो इतना आसान नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने तो ये चीजें हमें बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सोचनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, हाउ टू रिड्यूस द यूज ऑफ पैकेजिंग मैटर्स जी। ये कहीं ना कहीं हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारा अपशिष्ट है, उसको बढ़ा रहा है आपकी नजर में। बिल्कुल ठीक बात है। आज एकीकृत जो परिवार हो गए हैं, उनकी जो जीवन शैली है, और आजकल ई-कॉमर्स जो डिलीवरी शुरू हो गई है, इन सब चीजों ने उसमें वृद्धि तो की ही है जी। ये हम महसूस कर रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं। और प्लास्टिक ने जो है बहुत हद तक इसमें और गंभीरता इसकी बढ़ाई है। प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है, आनंद जी, उस पे आप क्या कहेंगे? आपने चूंकि यूरोपियन कंट्रीज को भी देखा है, प्लास्टिक का जो यूजेज है उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? रिसाइकिल तो होती नहीं है प्लास्टिक इतनी आसानी से, तो जो डिग्रेडेबल मटेरियल है उसका यूजेज और प्लास्टिक का उपभोग हमारे दैनिक चीजों में किस तरह से कम करके हम इस जीरो वेस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बूस्ट दे सकते हैं? मैं अमेरिका में रहा हूँ 3-4 साल तक करीब। तो अमेरिका में आपको सड़कों पर, गलियों में कहीं भी कूड़ा नहीं दिखेगा। लोग भी आपको ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे। सफाई तो होती है, लेकिन लोगों की भी एक आदत है कि वो सही डिस्पोजल करते हैं कूड़े का। और वैन आती है समय पर एकदम और लेके कूड़ा चली जाती है। फ्रांस में, इंग्लैंड में, और यही मैंने कनाडा में देखी। ये सारे विकसित देश हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था, याद आता था अपना देश, जगह जगह कूड़े के ढेर, तो बड़ा कोफ्त होता था। लेकिन जब मैं आंकड़ों में गया तो बिल्कुल स्थिति उलट गई। अच्छा जी। सच्चाई ये है कि प्लास्टिक वेस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड में है वो अमेरिका है, और 45-50 मिलियन टन के करीब वो प्लास्टिक जनरेट करता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 80% के आसपास वो लैंडफिल साइट में जाता है। वो उस विकसित देश जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ग्रीन टेक्नोलॉजी उसने बहुत डेवलप कर ली है, उनकी ये स्थिति है। केवल 7% रीयूज और रिसाइकलिंग करते हैं वो लोग इसकी।
7% सोचिए, जनसंख्या वहां की 34 करोड़ से। अब अगर आप हिंदुस्तान से तुलना करें, हम देखते हैं अभी भी कूड़े की समस्या इंडिया में दिखाई देती है, जो बुरी भी लगती है। लेकिन इंडिया जो है, हमारा देश जो है, वो कुल प्लास्टिक जो है 10 मिलियन टन के करीब एक साल में प्रोड्यूस करता है। और 30%, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि 27 से 30% के आसपास रीयूज और रिसाइकिल होता है। एक समस्या इंडिया में अभी बहुत रह गई है, वो आंकड़ों में साफ नजर आती है और वो वाकई चिंतनीय है, वो है कूड़े का जला दिया जाना। हमारा जो प्लास्टिक जनरेट होता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो जला दिया जाता है, तो उससे वातावरण जो है बहुत वायु प्रदूषण बहुत होता है, फेफड़े की समस्याएं, लंग कैंसर और तमाम चीजें, जिसको शायद आबादी समझ भी नहीं पा रही है। नहीं, हाँ, समझने की कमी तो है जी, समझने की कमी वाकई है। तो अगर हम लोगों को बताएं कि वो जो हार्ड अर्न मनी है उनकी, वो मेहनत से कमाते हैं, उसको अगर वो बचाना चाहते हैं, वो हेल्थ में न चली जाए, बीमारी में न खर्च हो, तो अपना शरीर और अपना आसपास का वातावरण हमेशा साफ रखें और कूड़े को सही जगह पर डंप करें। जो थैला होता है जूट का या कपड़े का, वो लेके चलें, जैसे पहले व्यवस्थाएं होती थी, वो करें तो ये समस्या काफी हद तक सुधर सकती है। सेग्रीगेशन एक तरीका है उसका जी। ये सब चीजों से सुधार आ सकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास जो है इसको बहुत आसान कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़ी समस्या हमें दिख रही है उसको शायद हम बहुत छोटे प्रयासों के द्वारा हल कर सकते हैं। महेश जी, जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके करिकुलम में, उनके स्कूल्स के सिलेबस में या उनमें इनकलकेट की जाए ऐसी चीजें जो उनको ये समझ पैदा कर पाएं, तो वो शायद एक अच्छा कदम हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं अपने भतीजे को स्कूटर पर लेके जा रहा था और कुछ चीज खाने की थी और उसका रैपर मैंने सड़क पर फेंका, तो उसने मेरे को एकदम टोका, ताऊ जी ये क्या कर रहे हो आप? तो मुझे एकदम लगा कि मैंने शायद गलती की है। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद इसकी क्लास में ये चीज पढ़ाई गई है, सिखाई गई है और ये टोकता है। यानी बच्चों को अगर स्कूल टाइम में ही अगर ये सिविक सेंस और इसकी शिक्षा दे दी जाए तो डेफिनेटली वो परिवार के अन्य सदस्यों को भी मतलब प्रभावित करते हैं और उनको ऐसा करने से रोकते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते ये बात बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मैं एक और पक्ष पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारे देश में या हमारे समाज में किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि भले छोटे छोटे हों, सिंबॉलिक हों, लेकिन कहीं ना कहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जी, जैन साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो हमारी लॉज आप देखिए तो बड़े अच्छे हैं, बड़े आदर्श रूप हैं, लेकिन हम पालन नहीं करना चाहते हैं। और जब मेजर तौर पर सोसाइटी के एक बहुत बड़ा सेक्शन उसे वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट पेनलाइज कर सबको इस डेमोक्रेसी के अंदर शायद उन्हें पेनलाइज नहीं कर सकते हो। तो पेनल्टी एक डेटरेंट फैक्टर है जरूर। सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हवाले करके, सब कुछ डंडे के बल पे, सब कुछ फाइन्स के तौर पे हम शायद उसको अचीव न कर पाए। राय साहब, आप जैसे लोग हैं जो संस्थाएं चलाते हैं और ऐसे जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सरकारी पक्ष को ये भी चाहिए कि व्यवस्थाएं बनाए, तो हमें व्यवस्थाएं भी अपनी अच्छी बनानी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है कि वो कूड़ा ले जाने के लिए व्यवस्था हो। हमको भी इन चीजों के प्रयास करने पड़ेंगे, हमको भी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिल बैठ के, सोसाइटी के लोग आपस में जिनको समझ है इस चीज की, वो आपस में बैठ के वो शायद इन चीजों पे काम कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मिलकर कॉन्फिडेंस में लेकर उनको भी व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। राय साहब, लोग अच्छाई चाहते हैं, स्पार्क की जरूरत पड़ती है। बात बिल्कुल ठीक है कि लोग अच्छाई चाहते हैं और सब लोग इसमें प्रयास अगर करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ के अगर उस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ उनको और बेहतर करने के प्रयास हों, ये सब पर हमें शायद काम करने की जरूरत है। ये आज की परिचर्चा से ये हम एक सकारात्मक निचोड़ है वो निकाल सकते हैं। आप सब लोग हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए, जहां हमने किस तरह से शून्य अपशिष्ट जीवन शैली को अपने अमल में ला सकते हैं उस पर बात की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।